अंग्रेज़ों की हड़प नीति जारी थी। बड़े बड़े राज्य उनकी ताकत और कूटनीति के आगे नतमस्तक हुए जा रहे थे। ऐसे में जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने 6 फरवरी 1856 को यह आदेश जारी किया कि अवध राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाया जा रहा है, तो पूरे अवध में खलबली मच गई। नवाब वाजिद अली शाह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। उनके अंदर इतनी कुव्वत नहीं बची थी कि वे अंग्रेज़ों का विरोध कर सकें, लिहाजा उन्होंने समर्पण कर दिया। लेकिन उनकी बेगम हज़रत महल को यह बात नागवार गुजरी। बेगम ने अपने बेटे मिर्ज़ा बिरजिस कादर की कसम खाई कि वह अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा देंगी। जो औरत 7 पर्दों के अंदर सैकड़ों बांदियों से घिरी रहती थी, उसने शर्म और हया का पर्दा उतार फेंका और जनता के बीच जा पहुंची। हज़रत महल ने सैनिकों को ललकारते हुए कहा, साथियों, अवध हमारा राज्य है, हम अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। बेगम की बातों ने लोगों पर जादू की तरह असर किया। अवध की जनता उनके साथ होने लगी। नवाब के कारण जिस सेना का हौसला बुरी तरह से पस्त हो गया था, बेगम के नेतृत्व में वह हिमालय की तरह बुलंद हो गया और इस तरह देखते ही देखते एक विद्रोही सेना तैयार हो गई और अंग्रेज़ी राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी की जाने लगी। हज़रत महल का साथ देने के लिए सैनिकों से लेकर किसान तक एकजुट हो गए। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो बेगम के औरत होने के कारण उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं में से एक थे अम्मान और इम्मान। ये वे ही लोग थे जिन्होंने गांव की एक अनाम लड़की को नवाब साहब के महल की बेगम हज़रत महल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। यह उस समय की बात है जब अवध में अकाल पड़ा था। उन दिनों अम्मान और इम्मान फैज़ाबाद में थे। एक दिन एक घर के सामने से वे गुज़र रहे थे। तभी घर के बाहर बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की को देखकर उनके कदम ठिठक गए। वह लड़की बर्तन मांज रही थी। पास में ही उसके बूढ़े माँ बाप भी बैठे हुए थे। उस लड़की को देखकर अम्मान और इम्मान की आंखें चमक उठीं। इम्मान बोला, क्या कहते हो अम्मान भाई, यह लड़की तो नवाब साहब के हरम में होनी चाहिए। यह यहाँ पर इस धूल मिट्टी के बीच में क्या कर रही है? हाँ इम्मान भाई, तुम ठीक कहते हो। अम्मान ने भी उसका समर्थन किया। हम इस धूल के फूल को अवध के सिंहासन की शोभा बनाएंगे। ज़रूर, बस इसे थोड़ी तहजीब और सलीका सिखाना होगा, इम्मान ने मशवरा दिया। अम्मान भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह मुस्कुरा कर बोला, अरे यह तो हमारे बाएं हाथ का काम है। दोनों लोग मन ही मन मुस्कुरा पड़े। वे उस लड़की के माँ बाप के पास पहुँचे। उन्होंने लड़की के माँ बाप को ढेर सारा धन दिया और उसे खरीद कर ले आए। उन लोगों ने उस लड़की को थोड़े दिन अपने पास रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और महलों के तौर तरीके सिखाए। उसके बाद उन्होंने उसे नवाब साहब की खिदमत में पेश कर दिया। अपनी खूबसूरती और सलाहियत के बल पर उस लड़की ने नवाब साहब का दिल जीत लिया। नवाब वाजिद अली शाह ने अम्मान और इम्मान को ढेर सारे इनामों इकराम से नवाजा और उस लड़की को अपनी बीवी बना लिया और उसका नाम महक परी रख दिया। महक परी की हर अदा निराली थी। देखते ही देखते नवाब साहब महक परी के मुरीद हो गए। उन्होंने उसे इफ्तिखारुल निसा अर्थात स्त्री का गर्व के खिताब से सम्मानित किया। कुछ दिनों के बाद महक परी ने एक चांद से पुत्र को जन्म दिया। अपने बेटे को देखकर नवाब साहब खुशी से फूले नहीं समाए और इस मौके पर उन्होंने बेगम को सबसे बड़ा खिताब हज़रत महल अता किया। वही हज़रत महल आज विद्रोही सेना का नेतृत्व कर रही थी। अम्मान और इम्मान की तरह सैकड़ों लोगों की नज़रों में हज़रत महल आज भी गांव की एक अनाम लड़की ही थी। उन्हें आशा थी कि जनता की भावना को देखते हुए
अंग्रेज़ सरकार नवाब साहब को ज़्यादा दिनों तक कैद में नहीं रख पाएगी। लेकिन जल्दी ही उनका यह भरम टूट गया। नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने देश निकाला दे दिया। उन्हें कलकत्ता में कैद कर दिया गया। यह देखकर हज़रत महल के विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। अब उनके सामने हज़रत महल के समर्थन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। विद्रोही फौज ने पूरी तैयारी के साथ अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ सेना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसने चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोक लिया। दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई। अंग्रेज़ सेना का कमांडर सर हेनरी लॉरेंस था। उसने बड़ी बहादुरी के साथ विद्रोही सेना का मुकाबला किया, लेकिन अवध के शूरवीरों के आगे उसकी एक न चली। अपनी हार होते देखकर लॉरेंस पीछे हट गया। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। इस प्रकार अवध की राजधानी लखनऊ पर विद्रोही सेना का कब्जा हो गया। लखनऊ फतेह के बाद सर्वसम्मति से बेगम हज़रत महल को अवध का खेवनहार चुन लिया गया, लेकिन बेगम ने यह पदवी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने 10 वर्षीय पुत्र मिर्ज़ा बिरजिस कादर को अवध का नवाब नियुक्त किया और स्वयं को उसका सरपरस्त घोषित कर दिया। कुछ ही समय में हज़रत महल ने अपने कुशल प्रबंधन के बल पर अवध के लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने घूम घूम कर पूरे राज्य का दौरा किया, लोगों से खुलकर बात की और उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने जनता की परेशानियों को न सिर्फ सुना बल्कि उन्हें दूर करने के लिए समुचित कदम भी उठाए। हज़रत महल की कार्यकुशलता देखकर अवध की जनता उनकी मुरीद हो गई। इससे पहले कोई भी शासक जनता के बीच इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। अवध की रियासत अपने हाथ से गंवाने के बाद अंग्रेज़ चैन से नहीं बैठे। उन्होंने अपनी शक्ति संगठित की और पुनः फरवरी 1858 में हमला कर दिया। बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया, लेकिन उनकी सेना अंग्रेज़ों के मुकाबले बहुत छोटी थी। अंग्रेज़ों की तोपों के आगे अवध की सेना के पैर उखड़ गए। अपनी सेना की हार होते देखकर हज़रत महल ने चालाकी से काम लिया। वे कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ वहां से निकल भागी और बहराइच जिले में स्थित बूंदी के किले में शरण ली। वहां पर वे अपनी सेना को पुनः संगठित करने लगे। अंग्रेज़ कमांडर को हज़रत महल की लोकप्रियता का हाल मालूम था। उसने सोचा कि जब तक बेगम पकड़ी नहीं जाती उसे चैन नहीं मिलेगा। रह रह कर यहाँ से विद्रोह के स्वर फूटते रहेंगे। इससे अच्छा है कि उन्हें लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए। यह सोचकर अंग्रेज़ कमांडर ने हज़रत महल के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। उसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेज़ सरकार आपके सारे गुनाह माफ़ करती है। वह आपके गुजारे के लिए पेंशन देगी और आपके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। लेकिन उस खुददार औरत ने अंग्रेज़ों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने संधि के जवाब में कहलाया, मैं हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगी, लेकिन अंग्रेज़ों की भीख नहीं लूँगी। यह सुनकर अंग्रेज़ कमांडर तिलमिला उठा। उसने भारी लाव लश्कर के साथ बूंदी के किले पर धावा बोल दिया। हज़रत महल की सेना ने पूरे दमखम के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लिया, लेकिन उनकी फ़ौज के कुछ विश्वस्त लोगों ने गद्दारी कर दी। जागीर के लालच में वे अंग्रेज़ों से जा मिले। हज़रत महल की सेना अंग्रेज़ों के मुकाबले वैसे ही छोटी थी। गद्दारों के कारण उनकी सेना की हालत पतली हो गई। उनके सैनिकों ने बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनके पैर उखड़ने लगे। हज़रत महल के सेनापति को हकीकत समझने में देर नहीं लगी। वह बोला, बेगम साहिबा, अंग्रेज़ सेना बहुत बड़ी है। हमारी सेना अब बहुत देर तक उन्हें नहीं रोक सकती। हमारी हार निश्चित है। आप कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाएं। नहीं, हज़रत महल ज़ोर से बोली, मैं अपनी सेना को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मरते दम तक अंग्रेज़ों से लोहा लेती रहूँगी। मान जाइए बेगम साहिबा, आपको कादर साहब का वास्ता। सेनापति ने हाथ जोड़ दिए।
आज़ादी की इस जंग को जारी रखने के लिए आप दोनों का सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इस समय हवा का रुख हमारे ख़िलाफ़ है और समझदार हुक्मरान वही है जो हवा के रुख के मुताबिक अपनी चालों को बदल ले। लेकिन हज़रत महल ने कुछ कहना चाहा। सेनापति ने उनकी बात बीच में काट दी। नहीं बेगम साहिबा, आप कादर साहब को लेकर फ़ौरन यहाँ से चली जाएं और नेपाल नरेश के यहाँ शरण लें, वे आपकी भरपूर मदद करेंगे। इसके बाद हज़रत महल अपने सेनापति का विरोध न कर सकीं। वे अपने बेटे को लेकर नेपाल नरेश के पास चली गईं, पर वे अपने साथियों की गद्दारी के कारण बेहद निराश हो गई थीं और जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ सेना ने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया है तो उनका रहा सहा उत्साह भी जाता रहा। इसके बाद ना तो नेपाल नरेश ने इस मामले में उनकी कोई मदद की और ना ही वे दोबारा अपनी सेना संगठित कर पाईं। बेगम हज़रत महल ने अपनी ज़िंदगी का बाकी सफ़र एक आम आदमी की तरह तय किया, बिल्कुल शांत और मामूली। उस सफ़र में उनका बेटा मिर्ज़ा बिरजिस कादर बराबर उनके साथ रहा। आखिर में एक दिन उस गैर मामूली औरत के जीवन का सफ़र ख़त्म हो गया। वह अल्लाह को प्यारी हो गई, पर अपने पीछे छोड़ गईं वे तारीख़ के तमाम सुनहरे वर्ग। उनकी बहादुरी और कार्यकुशलता के किस्से इतिहास की किताबों में ही नहीं बल्कि अवध के सीने में भी जिंदा हैं। आज भी जब अवध के लोग उस महान हस्ती को याद करते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।